बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3.4 पुरस्कार का भाग 2। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुलकित किए हैं। एक चामधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस कोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे तांबुल वाहिनी प्रतिभा के सामने दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, एक स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई है, उसे प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, तुम्ही कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए गई थी। ओ, तुम इतने दिन से कष्ट बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग मतलब किला, दक्षिण नाले के समीप जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल तो बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है। 30 वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं। श्री मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा। जाओ, तुम श्रम जीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। वहाँ आज मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो गई और अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। पथ मतलब रास्ता। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। संध्या मतलब शाम। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ से लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्राम करो। प्रभात से इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी शाश्वती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिक से रात के 3रे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम झोपड़ी में रात बिताओ, प्रभात से राजमंदिर से तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसके कल्याण कामना संशक थी। वह कभी कभी उद्गिन सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार हो गया, तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठी खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ते वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था, पथ मतलब रास्ता, और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो गया। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? शाश्वती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला गया? मगध कौशल को चिर शत्रु, उसकी विजय कौशल नरेश में क्या कहा था? श्री मित्र की कन्या, श्री मित्र कौशल एक रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई।
एक रात पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उधेन बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सीमित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती थी। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ पर खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ में चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वरोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है? पगली नहीं, यदि पगली होती तो इतना विचार वेदना क्यों करती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या ये स्पष्ट कर? शाश्वती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं को हस्तगत हो गया। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कर रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। शाश्वती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न दिख रहा था। भिन्न राजवंशों ने अपने प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वहीं लोगों की ईर्ष्या का कारण था। ईर्ष्या मतलब जलन। वह थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार रुके। दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 लेकर तुम शीघ्र चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। वह पीछे आने के संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपने सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति के साथ मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे एक समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सीमित्र की कन्या, फिर क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? बाधा मतलब संकट। सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप भूमि इसे दी है। क्या इसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी से आज की रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इस स्त्री मुझे पत्र पर यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र कर तुम चलो, मैं भी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सीमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले इन आतयातियों का प्रबंध कर लो। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। दुर्ग उल्का के आलोक में अंति रंजित हो गया। भीड़ से जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। शाश्वती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। अबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुख हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राणदंड मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे तो पुरस्कार लेना होगा, मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी नीज में जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले। तो
तो मुझे भी प्राणदंड मिले, कहती वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक घटना पर आधारित है। इसमें नायिका मधुलिका एक मगध के राजकुमार अरुण को प्रेम के मध्य होने वाले अंतर्द्वंद एवं संघर्ष तथा मधुलिका को कर्तव्यपरायणता का चित्रण अद्भुत है। कहानी का आरंभ प्राकृतिक सौंदर्य की मधुरिम बेला से हुआ है। साथ ही कौशल के प्रसिद्ध उत्सव का चित्रण भी सुंदरतम है। धन्यवाद।